एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी दुनिया बस दो चीजों पर टिकी थी, उसका बेटा रवि और उसकी पुरानी लकड़ी की गाड़ी। रवि बेटा, थोड़ा और दम लगा, बस ये चढ़ाई चढ़ जाए, फिर आगे तो मंडी का रास्ता सीधा है। पिताजी आप पीछे हट जाओ, आप थक गए हो, मैं अकेला धक्का दे दूंगा। बेटा, हफ्तों की मेहनत लगी है इसमें, अगर आज सही दाम नहीं मिला तो घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। आप फिक्र मत करो पिताजी, मैंने रात को ही सब्जियां अच्छे से छांट दी थी। गोभी और टमाटर एकदम ताजा, देखना मंडी पहुंचते ही सब बिक जाएंगे। बस यही आस है, तेरी माँ भी इंतजार कर रही होगी, कह रही थी अगर आज पैसे ठीक मिल गए तो तेरे लिए पुलिस की नई किताब खरीद लेंगे। रवि के चेहरे पर एक मुस्कान आई, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं सकी। पिताजी वो देखो, सामने से एक गाड़ी बहुत तेजी से आ रही है। अरे रवि, एक गाड़ी और आ रही है सामने से, जल्दी अपनी गाड़ी को साइड में लगाओ। अरे शाह जी रुकिए रुकिए। अरे नहीं नहीं, ये क्या हुआ? मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। लकड़ी की गाड़ी के टुकड़े बिखर गए। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और विक्रम नाम का एक व्यक्ति बाहर उतरा। अंधा है क्या बुड्ढे, तुझे दिखता नहीं है क्या? बीच सड़क पर ये कबाड़ लेकर चल रहा है, मेरी गाड़ी का बम्पर देखा, लाखों का नुकसान कर दिया। साहब गलती आपकी है, यहाँ इतनी तेज गाड़ी कौन चलाता है? और रोड पर काफी जगह भी थी और आपने हमारी सारी सब्जियां बर्बाद कर दी। ओहो, अब ये भिखारी मुझे गाड़ी चलाना सिखाएगा। साहब बच्चा है ये, माफ कर दीजिए, हम तो बस अपनी सब्जियां बेचने जा रहे थे। कर्ज लेकर ये सब्जियां उगाई थी साहब, अब साहूकार को क्या मुंह दिखाएंगे? अच्छा कर्ज तो थोड़ा और ले लो, पर मेरी गाड़ी का क्या फालतू में मेरा मूड खराब कर दिया। साहब गलती आपकी है, कम से कम अपनी गलती तो मान लीजिए, हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। हाँ, तुम जैसे लोग तो हमेशा कुचले ही जाते हैं। विक्रम जो सफेद कुर्ता पहने हुए ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और नीचे बैठे रामू के ऊपर फेंक दिए। ये पकड़, इतने में ये तेरा कबाड़ और तेरी फूटी किस्मत दोनों बिक जाएंगे। ले जाओ, आपके पैसे हमें नहीं चाहिए। रवि तुम चुप रहो एकदम, शाह छोटा है ये, इसे माफ कर दीजिए। बाप तो समझदार है पर ये बेटा ज्यादा उछल रहा है। काली कार धूल उड़ाते वहां से चली गई। रवि ने देखा उसके पिताजी मिट्टी में गिरी हुई सब्जी को उठा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। पिताजी ये आप क्या कर रहे हो? ये सब तो खराब हो चुका है। बर्बाद नहीं हुआ बेटा, मेरी मेहनत है इसमें, अगर ये नहीं बिकी ना तो रतनलाल हमारा घर नीलाम करवा देगा। मैं संभाल लूंगा उसे पिताजी, आप बस घर चलिए मेरे साथ। क्या संभाल लेगा? तू बहुत बड़ा आदमी है, वो विक्रम के बाप के साथ बैठता है वो। दोनों पिता और बेटे वहां से रवाना होकर धीरे धीरे गांव में पहुंच जाते। दोनों को खाली हाथ देखकर गांव के चौराहे पर बैठा रतनलाल बोला, क्या बात है भाई रामू भाई, मंडी से इतने जल्दी लौटा है, सब्जी की गाड़ी कहाँ रह गई? खाली हाथ कैसे खड़े हो? रतनलाल जी, रास्ते में हादसा हो गया, एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसा हुआ है या कोई बहाना बना रहे हो? भाई आज मेरे पैसे लौटाने का आखिरी दिन था। रतनलाल जी, हमारी पूरी सब्जी बर्बाद हो गई, हमें 1 महीने का और वक्त दे दीजिए। 1 महीना नहीं, पैसे तो आज ही चाहिए। भाई वक्त तो बड़े लोगों के पास होता है, मेरे पास तो बस हिसाब किताब है। तुमने मेरे से 1 लाख रुपए लिए थे, अब ब्याज जोड़कर पूरे 1.5 लाख हो गए हैं। 1.5 लाख पर मैंने तो सिर्फ 60,000 ही लिए थे ना। 60,000 तो मूल पैसा था रामू, तुमने कागज नहीं पढ़े थे कि? अंगूठा तो तुमने ही लगाया था। अगर अब पैसे नहीं है तो जमीन मेरे नाम कर दो। जमीन नाम क्यों करे? हमारे पुरखों की जमीन है वो। तो फिर पैसे निकालो अभी के अभी, वरना तुम्हारा खेत और घर दोनों मेरे हुए। ऐसा मत कीजिए रतन लाला जी, वो जमीन तो एकमात्र हमारा सहारा है। मैं मजदूरी करूंगा और आपके पैसे पाई पाई चुका दूंगा। तुझे लगता है तू तेरी टूटी हुई कमर के साथ मेरा 1.5 लाख चुका देगा? देख, तेरे जमीन के कागजात मेरे पास है, पैसा नहीं तो जमीन मेरी। ये गलत है, पिताजी ने कभी जमीन बेचने की बात नहीं की। कागजात तो मेरे पास हैं, ये कैसे हो सकता है? अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं कोर्ट जाऊंगा, और कोर्ट जाने के लिए भी पैसे चाहिए और वो तेरे पास नहीं है। अब मैं जा रहा हूं तुम्हारे खेत पर अपना कब्जा जमाने। ऐसा मत करो रतनलाल, मैं बहुत जल्दी तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा। रतनलाल 2 आदमियों के साथ अपने नाम का बोर्ड लेकर रामू के खेत में पहुंच जाता है और खेत में बोर्ड लगवा देता है। रतनलाल जी तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, हम तुम्हारा कर्ज चुकाने की बोल रहे हैं फिर भी जबरदस्ती कर रहे हो। रवि ने इनसे कुछ मत कहो, ये बहुत पहुंच वाले आदमी हैं। देख रवि, मैं बहुत नरम दिल इंसान हूं, मैं तुझे तेरी जमीन से नहीं निकालूंगा, लेकिन अब से तू इस जमीन का मालिक नहीं, मेरा मजदूर है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं मजदूर नहीं बनूंगा। रवि समझने की कोशिश करो, इस खेत की फसल मेरी रहेगी, तुम रोज काम करने आ जाना, मैं तुम्हें मजदूरी के पैसे दे दूंगा। और हाँ, कल सुबह 7 बजे आ जाना। जी ठीक है। उस रात रवि के घर में अंधेरा था, मिट्टी के तेल का दिया भी बुझने वाला था। माँ मुझे माफ कर दो, मैं अपनी किताबें भी नहीं ला पाया। किताबों को छोड़ बेटा, तूने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। भूख नहीं है माँ, जब वो पिताजी से फालतू बोल रहे थे तो मुझे लगा मेरी पढ़ाई कोई काम नहीं आई।
बेटा ऐसी बातें मत कर। बेटा वो जमीन छीन सकते हैं पर तेरी काबिलियत नहीं। तू बस अपनी पढ़ाई कर, मैं कल से 2-2 शिफ्ट में काम करूंगा। नहीं पिताजी, कल से मैं भी काम पर चलूंगा, दिन भर मजदूरी करेंगे और रात में मैं पढ़ाई करूंगा। बेटा अब तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर काम पर भी जाना है। जी पिताजी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले रामू और रवि काम करने के लिए रवाना हो जाते हैं। खेत पर विक्रम पहले से ही मौजूद था। अरे वाह, हमारे नए नौकर आ गए रामू। आज गुड़ाई एकदम सही से होनी चाहिए, समझा? जी साहब। पिताजी आप छाव में बैठिए, गुड़ाई मैं कर दूंगा। ओए रवि, तू नहीं, तेरा बाप ही गुड़ाई करेगा। और रवि तू ये बोरिया उठा और खेत के उस कोने में छोड़ कर आ। साहब मेरे पिताजी की कमर में दर्द, वो काम नहीं कर पाएंगे। फिर भी उसे करना होगा। जी साहब, कोशिश करूं। अगर काम नहीं कर सकता है तो फिर यहाँ आया ही क्यों है? रतन लाल ने तुम्हें मुफ्त में नहीं रखा और रवि काम ठीक से नहीं किया तो घर भी नहीं बचेगा। रवि एक बोरी उठाता है और खेत के दूसरे कोने की तरफ ले जाता है। रवि बेटा रहने दे, मैं कर लूंगा, तू परेशान मत हो। दोपहर तक धूप बहुत तेज हो गई थी। पिताजी आज मुझे समझ आ रहा है कि नौकरी लगना क्यों जरूरी है। बिना नौकरी के हमारी कोई औकात नहीं है। सही कह रहे हो बेटा, अब तुझे अच्छे से पढ़ाई करके मेहनत करनी होगी। रामू और रवि काम करके थके हुए थे। विक्रम पानी की बोतल को साइड में फेंक देता है। ओए रवि, इधर आ, ये पानी की बोतल उठा और कुएं से पानी लेकर आ। रवि ने जमीन पर पड़ी हुई पानी की बोतल देखी तो उसे कल एक्सीडेंट वाली घटना याद आ गई। पिताजी मैं वादा करता हूं, इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। एक दिन मैं नौकरी जरूर लगूंगा और इसका जवाब तभी दूंगा। शाम को जब काम खत्म हुआ तो रामू को सिर्फ 100 रुपए मिले। ये ले रामू तेरे पैसे, और हाँ कल सुबह टाइम पर आ जाना। जी साहब। साहब ये तो बहुत कम है, ऐसे कैसे काम चलेगा? बातें कम और काम ज्यादा किया करो। देखना साहब, इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। काम खत्म होने के बाद रामू और रवि घर लौटे। घर पहुंचकर रवि ने अपनी पुरानी किताब उठाई और पढ़ने बैठ गया। बेटा तुझे पूरा दिन हो गया काम करते हुए और यहाँ घर आकर तू पढ़ाई करने लग गया, थोड़ा आराम तो कर लेता। माँ थोड़ा और पढ़ लूं। रवि के माता पिता सो जाते हैं पर रवि देर रात तक पढ़ाई कर रहा था। सारे गांव की लाइट बंद थी परंतु रवि के घर की लाइट जल रही थी। रवि के अंदर नौकरी लगने का जुनून सवार था। बेटा तुम इतने परेशान मत हुआ करो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। पिताजी 1 साल का और सब्र कर लीजिए, मैं ये जमीन और अपना घर सब वापस ले आऊंगा। ऐसे ही समय गुजरता गया और रवि का पुलिस ऑफिसर बनने का सपना साकार होने वाला था। रवि रोज सुबह होते ही खड़े होकर गांव के स्कूल के ग्राउंड में जाता और वहीं पर दौड़ लगाकर खूब पसीना बहाता। बस थोड़ा सा और रुकना नहीं है। अगर मैं आज रुक गया तो पूरी जिंदगी उन लोगों के आगे झुककर जीना पड़ेगा। अरे ओ मिल्खा सिंह, कितना भी दौड़ ले रहेगा तो इसी धूल में क्या लगता है पुलिस की वर्दी तुझे सड़क पर भागते भागते मिल जाएगी। वर्दी खुद चलकर नहीं आती साहब, उसे अपनी मेहनत से पाया जाता है और मैं वही कर रहा हूं। तुझे लगता है वर्दी ऐसे ही मिल जाती है? पुलिस में भर्ती होने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं, दम भी चाहिए और पहचान भी, और ये दोनों तेरे पास है नहीं। चल दौड़ता रहे, कम से कम इस जगह का कीचड़ तो साफ हो जाएगा। मैं यहाँ आपकी बकवास सुनने नहीं आया हूं, मैं तैयारी करने आया हूं। रास्ता छोड़िए मेरा। और अगर रास्ता नहीं छोड़ा तो क्या कर लेगा? यहाँ कानून मैं हूं। तेरा बाप खेत में काम कर रहा है और तू यहाँ दौड़ रहा है। जा जाकर उसकी मदद कर। रवि की मुट्ठियां कस गई। उसने अपने गुस्से को पी लिया। वह बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। रवि, आज तेरी परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था ना? हाँ पिताजी, मैं अभी शहर जाकर देख के आता हूँ। रवि वहां से गांव स्टैंड पर पहुंचकर बस में बैठ जाता है। रवि 2 घंटे में शहर पहुंच जाता है। शहर में ऑफिस में आगे लगे नोटिस बोर्ड के आगे काफी भीड़ थी। रवि ने बोर्ड पर अपना जल देखा तो उसका नाम कहीं नहीं था। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो हर सवाल का सही जवाब दिया था, दिन रात एक कर दिया था मैंने, फिर मेरा नाम क्यों नहीं है इसमें? रवि उदास होकर अपने गांव पहुंच जाता है। सोच रहा था घर जाकर पिताजी और गांव वालों को क्या जवाब दूंगा। गांव के चौराहे पर रतन लाल और कुछ लोग बैठे हुए थे। क्यों रवि बन गया पुलिस ऑफिसर? कहाँ है मिठाई का डिब्बा? रतन लाल जी, मैंने तो काफी मेहनत की थी पर पता नहीं क्यों मेरा नाम नहीं आया। मुझे नहीं लगता तू कभी पुलिस वाला बनेगा। घर में तो खाने को एक दाना नहीं है और पुलिस ऑफिसर बनेगा।
रामू, ए रामू, देख ले तेरे बेटे का सारा जोश निकल गया। रवि, क्या हुआ? तेरे रिजल्ट का क्या रहा? पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं फेल हो गया। आपकी मेहनत, वो 100 रुपए की मजदूरी सारी बेकार गई। कोई बात नहीं बेटा, खेत की फसल भी कभी कभी खराब हो जाती है तो किसान अगली बार बीज बोना थोड़े ही छोड़ देता है। अब ये फालतू की बातें छोड़ो रामू, अब हिसाब की बात करें। जमीन तो मेरी हो ही चुकी है, अब अपना घर खाली करने की तैयारी कर। क्या? ये कैसे हो सकता है? घर खाली क्यों करे? हमारा समझौता तो खेत को लेकर हुआ था ना। ब्याज बढ़ रहा है रवि, आज तू फेल हो गया और उसी के साथ मेरा भरोसा भी टूट गया। मुझे पूरा पैसा चाहिए वरना घर खाली करो। रवि पेंट शर्ट वाला लड़का अंदर से टूट चुका था, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अगले दिन दोपहर जब रवि और रामू खेत पर काम कर रहे थे, तभी रवि के पिताजी की छाती में दर्द होता है और नीचे गिर जाता है। पिताजी उठो, क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों गिर गए आप? कुछ तो बोलो। बेटा, मेरी छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तुम मुझे जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। नहीं पिताजी, आपको कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आप अच्छे से इलाज कर। रवि, तुम्हारे पिताजी की उम्र काफी हो गई है, अभी तो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, पर अब के बाद इनसे कोई काम मत करवाना। इन्हें रेस्ट की जरूरत है, ये हार्ट अटैक के लक्षण है। जी डॉक्टर साहब, समझ गया। रवि, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ जो टाइम से टाइम देते रहना, और इन्हें ऐसी कोई टेंशन मत देना जिससे इन्हें कोई तकलीफ हो। जी डॉक्टर साहब, मैं पिताजी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। रवि, अब इन्हें तुम ले जा सकते हो। रवि अपने पिताजी को हॉस्पिटल से लेकर घर चला जाता है। अब रवि के सामने यह मुसीबत खड़ी हो गई थी कि वह अब नौकरी लगने के पढ़ाई कैसे करेगा। पिताजी, अब मुझे शहर जाना होगा, वही कुछ काम करूंगा जिससे आप बराबर आराम कर सको। बेटा, तुम अपनी पढ़ाई करो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी, आप समझते क्यों नहीं हो? डॉक्टर ने आपके लिए कहा है कि आप कोई भी काम नहीं कर सकते। माँ, आप ही समझाओ ना पिताजी को। मैं अगर शहर चला जाऊंगा तो वहां कोई ना कोई काम मुझे मिल जाएगा। सुनो जी, हमारा बेटा रवि सही कह रहा है, इसे शहर जाने दो, वही कोई काम कर लेगा। यहाँ पर रतनलाल के ताने सुन सुनकर वैसे ही कान पक गए हैं। ठीक है, अगर तुम ही बोल रही हो तो। माता पिताजी, मैं शहर जाने के लिए तैयार हूँ। जा बेटा, भगवान तेरा भला करे। सुबह होते ही रवि शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है और शहर के लिए निकल जाता है, पर मन ही मन एक विडंबना रहती है कि शहर में कोई जानकार नहीं है और मुझे वहां कोई काम मिलेगा भी या नहीं। इधर रवि अब शहर पहुंच चुका है। शहर की चकाचौंध को देखकर रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रवि रोड के किनारे एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। रवि पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तभी वो देखता है कि कार पैदल जा रहे बूढ़े आदमी को टक्कर मारने वाली है। तभी रवि भी तुरंत उस बूढ़े आदमी को पकड़कर साइड कर देता है। बेटा तुम कौन हो? धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। बाबा, मैं यहाँ अजनबी हूँ, काम की तलाश में गांव से आया हूँ। बेटा मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? बाबा, मुझे ऐसी नौकरी चाहिए जहाँ मैं नौकरी के साथ पढ़ाई भी कर सकूँ। बेटा, मुझे तुम स्वभाव से अच्छे लग रहे हो। मेरे घर पर मुझे गार्ड चाहिए। अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो तो तुम वो नौकरी कर सकते हो। जी बाबा, मैं करूँगा। चलो बेटा, फिर देरी किस बात की है? नौकरी के साथ साथ तुम अपनी पढ़ाई भी कर लेना। बाबा, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बाबा और रवि यहाँ से रवाना होकर बाबा के आलीशान बंगले के गेट पर पहुँच जाते हैं। बेटा, तुम्हें इस गेट पर ही नौकरी करनी है। यहाँ आराम से बैठकर तुम अपनी पढ़ाई भी कर लेना। बेटा, यहाँ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। बेटे यहाँ नहीं रहते हैं? और कोई गाड़ी आती और जाती है तब तुम्हें गेट खोलना है, और किसी अजनबी व्यक्ति को बिना मेरी परमिशन के अंदर नहीं आने देना है। धन्यवाद बाबा, मैं अपनी ड्यूटी बखूबी निभाऊंगा। अब रवि बहुत खुश था क्योंकि वह अब अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएगा। रवि गेट के अंदर कुर्सी लगाकर बैठ जाता है और ड्यूटी टाइम पर भी पढ़ाई करता रहता है। रवि इस मौके को फालतू नहीं गवाकर रात दिन मेहनत करता रहता है। इस प्रकार रवि का ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई करने का सिलसिला चलता रहता है और 6 महीने का वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। अब रवि की परीक्षा की तारीख नजदीक आ चुकी थी। बेटा, तुम्हारी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? बाबा, सब ठीक चल रहा है, आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। रवि, तुझे 6 महीने से देख रहा हूँ, तू बहुत मेहनत कर रहा है, और किसी ने सच ही कहा है, मेहनत का फल मीठा होता है। तुझे सफलता जरूर मिलेगी। बाबा, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, इसलिए मेरा नौकरी लगना बहुत ज़रूरी है। मेरा सपना साकार होने पर ही मेरे माता पिता खुश होंगे। इस प्रकार आखिरकार रवि की परीक्षा का वो दिन आ ही जाता है। रवि बड़ी उत्सुकता से परीक्षा देकर आता है और कुछ ही दिन में परिणाम जारी हो जाता है, जिसमें रवि सफल हो जाता है। हाँ, सफल हो गया। बाबा, मेरा परीक्षा परिणाम आ गया है, मैं पास हो गया हूँ। अब दौड़ और शारीरिक माप तौल बाकी रहा है। मुझे विश्वास है रवि, तू उसमें भी सफल हो जाएगा। अब रवि रोज गार्डन में जाता और वहां ट्रैक पर दौड़ लगाकर अपने फिजिकल की तैयारी करता। रवि के पुलिस ऑफिसर बनने का जुनून सवार था। रवि के पुलिस में फिजिकल करने का आखिरी वो दिन आ ही गया। रवि फिजिकल करने के लिए पुलिस के ग्राउंड में पहुंच जाता है।
रवि लंबी कूद, ऊंची कूद और दौड़ में आसानी से कर लेता है और पुलिस ऑफिसर बनने का सपना साकार हो जाता है। मैंने किया। आखिरकार रवि पुलिस ऑफिसर बनकर वापस अपने गांव पहुंच जाता है। गांव के चौराहे पहुंचने पर रतनलाल मिल जाता है। रवि तू आ गया, मुझे नहीं लगता तू पुलिस ऑफिसर बन गया हो। रतनलाल जी, मैं पुलिस ऑफिसर बन गया हूँ, इसका सर्टिफिकेट मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अच्छा दिखा तो सही। अगर तू पुलिस ऑफिसर बन भी गया होगा तो तू पुलिस की ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां अच्छों की हैकड़ी निकल जाती है और वहां थोड़ा दबाव पड़ते ही तू छोड़कर भाग जाएगा। नहीं, मैं हिम्मत रखूंगा। ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा रतनलाल जी। पिताजी चलो यहाँ से। बेटा, आज तुमने मेरा सीना चौड़ा कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। पिताजी, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो पैसे उस रतनलाल को दे देना और आपका इलाज भी अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। बेटा, तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। रवि अपने पिता को शहर के अच्छे हॉस्पिटल में ले जाता है। वहां रवि के पिता का ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के बाद रवि अपने पिता को लेकर गांव आ जाता है। एक दिन गांव में पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से 2 पुलिस वाले उतरते हैं। गांव के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। आज गांव में पुलिस क्यों आई है? हाँ, कुछ तो बात है। आपके गांव में रवि कौन है? क्या हुआ साहब, इस रवि ने क्या जुर्म कर दिया? अरे भाई, जुर्म नहीं किया, वो पुलिस ऑफिसर बन गया है, उसका ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग लेटर आया है। सर, मेरा नाम रवि है, मुझे दीजिए ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है रवि, ले लो अपना ज्वाइनिंग लेटर। धन्यवाद सर। इस तरह रवि अब ट्रेनिंग के लिए पुलिस ट्रेनिंग अकादमी में पहुंच जाता है। वहां 9 महीने की हार्ड ट्रेनिंग के बाद पूर्ण पुलिस ऑफिसर बन जाता है। गांव का आज माहौल कुछ अलग था। बाजार में भीड़ लगी हुई थी। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। रतनलाल और विक्रम एक महिला की दुकान पर पहुंच जाते हैं। बुढ़िया, इस कागज पर अपना अंगूठा लगाऊं? साहब, यही दुकान है जिससे मेरे बच्चों का पेट पलता है। मेरे पति की आखिरी निशानी है ये, इसे आप कैसे छीन सकते हैं? अच्छा, आखिरी निशानी है। आज के बाद मैं और रतनलाल जी बोलेंगे इस बाजार में वही होगा। देखो, तुम्हें जिद करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये गलत है। गलत और सही का पता तो तुम्हें तब चलेगा जब हमारे आदमी आकर तुम्हारा सामान इस दुकान से बाहर निकालेंगे। इतने में पुलिस सायरन की आवाज आती है और एक नौजवान इंस्पेक्टर गाड़ी से उतरता है। अरे आज ये पुलिस यहाँ कैसे आई है? साहब देखिए, ये लोग मेरी दुकान छीन रहे हैं, मेरी मदद कीजिए। दिखाइए कागज, क्या बात हो रही है यहाँ? अरे ये तो अपना रवि है, रामू का लड़का। तू तो सच में पुलिस ऑफिसर बन गया। मैं अब सब इंस्पेक्टर रवि हूँ और मैं यहाँ पुरानी पहचान निकालने नहीं आया हूँ। अरे रवि, इतनी गर्मी मत दिखा, अभी तू नया नया भर्ती हुआ है। चल अंदर चलते, वही चाय पिएगे। किसी दूसरे की जमीन हड़पना कानूनी अपराध है और किसी बेसहारा को धमकाना जुर्म होता है। साहब, ये तो हमारा आपसी लेन देन का समझौता है। समझौता नहीं चलेगा, ये गैर कानूनी है। बेसहारा बूढ़ी माँ से धोखाधड़ी पूर्वक जमीन हड़पने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ विक्रम। अब तुम्हें कानूनी सजा देगा। नहीं, ये झूठ है। इस प्रकार विक्रम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। आखिर में रवि को अपनी मेहनत का फल और विक्रम को अपने कर्मों की सजा मिल जाती है।